नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर न्यूज़ पर। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कहीं मत जाइएगा। अली अमीन गंडापुर इल्जामात की जद में आ गए, यानी सर उड़ाते ही मुझे पड़े। तफसीलात आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली शेर अफजल पर बरहम हो गए, यानी शेर अफजल मरवत पर। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। पीटीआई सदारती इलेक्शन मुलतवी कराने की राह पर चल पड़ी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया, इस पर बात करेंगे। और फिर आपको आखिर में एक दो चीजें ऐसी बताएंगे तारीख के हवाले से जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। इसके साथ साथ एक और दरखास्त आज आ गई है इलेक्शन कमीशन में। कोई निजामी साहब हैं, उन्होंने एक दरखास्त दी है और उन्होंने ये अपनी दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है और उनका ये मौकफ है कि 62-63 के तहत आइन के आर्टिकल 62-63 जो है उनके तहत इनको नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि 62(1)(f) के तहत बेसिकली वो इनकी नाअहली मांग रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी जायदाद छुपाई है। अब ये केस चलेगा, इलेक्शन कमीशन पहले तो इसकी दरखास्त का जायजा लेगा, उसके साथ कितना मटेरियल है, दरखास्त फ्रिवलेस तो नहीं, उसके बाद केस चलाने न चलाने का फैसला होगा। लेकिन ये मामला संजीदा भी हो सकता है, क्योंकि जायदाद छुपाने का इल्जाम कोई मामूली बात नहीं है और ये अब सामने आ गया है। तो ये दो मामला अली अमीन गंडापुर के सामने आए हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन आपको एक और दिलचस्प बात ये बताते चले कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कौमी असम्बली में जिस दिन इफ्तिताही इजलास था उस दिन भाई साहब ने सिगरेट पी। कौमी असम्बली आप लाइक करें डिसलाइक करें, लेकिन ऐवान उस वक्त या अदारे उस वक्त मजबूत होते हैं जब आपका कंडक्ट उनको मजबूत करता है। आप कहते रहे कि जनाब ये असम्बली तो उस काबिल नहीं है कि मैं आखिर यहाँ बैठूं। ये इमरान खान और एक जमाने में नून लीग भी ये कहा करती थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और फिर आप अपने आप को बालातर कर दें। ऐवानों का तकद्दुस बरकरार रखना बड़ा जरूरी होता है। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पार्टी के रहनुमा होंगे, लेकिन वो किसी चीज को खातिर में नहीं लाते, पार्लियामान को भी खातिर में नहीं लाए। उस रोज उन्होंने सिगरेट पी, कैमरों पर ये मंजर चला, फिर उनको मना किया गया। ये वीडियो भी वायरल हुई। स्पीकर कौमी असम्बली आज इस हवाले से बहुत बरहम हुए और उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत जो है वो उन्होंने ऐवान का तकद्दुस मजरू किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेहमानों की जो गैलरीज हैं वहां मेहमान बैठकर टिकटॉक बनाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आइन मेहमान जो है वो सिर्फ मेंबर इन गैलरीज में आ सकते हैं और मेहमानों को जो है वो इस बात की इजाजत नहीं है। आइंदा अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त कार्रवाई करूंगा। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब पीटीआई ये एहतजाज कर रही थी, क्योंकि 4 नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। समीना खालिद बुर्की साहबा हैं पीपल्स पार्टी की लाहौर से। पंजाब में भी हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने से रोका था बुनियादी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने। लेकिन आप आइन की स्पिरिट देख लें, आइन के अल्फाज देख लें। आइन में कोई अदालत पार्लियामान को डायरेक्शन नहीं दे सकती। कोई अदालत पार्लियामान को ये नहीं कह सकती कि आपने ये करना और ये नहीं करना है। ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है और उस पार्लियामेंट्री प्रोसेस का फैसला स्पीकर ने करना है। ईवान के अंदर, ईवान के अंदर की कार्रवाई पर कोई तौहीन अदालत नहीं लग सकती। उसको कोई डायरेक्शन जारी नहीं हो सकती। तो और ये मामला अब चूंकि 4 अरकान ने हल्फ उठाया, पंजाब असेंबली में भी कुछ लोगों ने हल्फ उठा लिया। अब ये लाजमन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये जो लोग थे ये बड़े एहतजाज करते रहे। उमर अयूब साहब ने भी किया, असद कैसर ने भी किया और बैरिस्टर गौहर ने भी किया। असद कैसर ने कहा कि हमारे अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो स्पीकर ने कहा कि उमर अयूब अभी तक तो अपोजिशन लीडर नहीं है, अभी तक तो वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं जो हार गए। और पीटीआई ने भी कोई अपोजिशन लीडर के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त नहीं दी है, ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दी गई है, क्योंकि उमर अयूब और गौहर, बैरिस्टर गौहर ये पीटीआई का हिस्सा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा नहीं है। एक तो ये इत्तला आपको देनी थी। दूसरा नाज़रीन, उस पर स्पीकर साहब ने फिर उनकी राय मुस्तरद कर दी और फिर जो चलानी थी कार्रवाई वो चलाई। और इस दरमियान में एक करारदाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए पेश हुई और पंजाब असेंबली में और सिंध असेंबली में जगह जगह पीपल्स पार्टी करारदादें ला रही है कि भुट्टो को जो है ना वो जो है वो जमहूरी हीरो का दर्जा दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अब देखते हैं वो होता है कि नहीं होता। लेकिन एक इस हवाले से जो नई खबर है पार्लियामान के हवाले से, वो सदारती इंतखाब से मुतालिक है। एक तो हम आपको ये बताते चले कि सदारती इंतखाब कल होना है।
महमूद खान अचकजई ने आज खत लिखा इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने कहा कि चूंकि हाउस पूरा नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, हालांकि इलेक्टोरल कॉलेज के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके तमाम मेंबर मौजूद हो, इसलिए कि जब आरिफ अलवी साहब का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी बहुत सारी सीटें खाली थी। जो लोग डबल सीटों पर आ जाते हैं, नशिस्तों पर आ जाते हैं, वो इंतखाब का एक तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक होना होता है। डबल नशिस्तें जो है उनको खाली करना पड़ती हैं, तो कहीं सूबाई असम्बली खाली हो जाती है, में नशिस्त खाली हो जाती है, कहीं कौमी असम्बली में खाली हो जाती है, कभी सेनेट में। इस वक्त 436 की पार्लियामेंट है, 11 सेनेटर्स खाली हैं। वो जो है ये वफाकी पार्लियामान की बात हो रही है, 11 सेनेटर्स नहीं है, यानी आप 100 में से 11 निकाल दें तो 89 सेनेटर्स मौजूद हैं। फिर कौमी असम्बली के 304 अरकान इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि कुछ नशिस्तों का जो हल्फ रोका था, तो आज वो 4 ने उठाया तो 308 हो गए। वो जो रोका था वो अभी तक कुछ लोग रुके हुए, उन्होंने हल्फ नहीं दिया। तो इस तरह जो है वो ये ईवान जो है वो बाय एंड लार्ज पूरा है। कोई आईनी रुकावट नहीं है। हमने माजी में भी देखा मुख्तलिफ इलेक्शंस में, कायदे ईवान के इलेक्शन में, स्पीकर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इतनी सीटें कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामान मुकम्मल तौर पर मौजूद हो, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर मौजूद हो, और ये कोई आईनी जरूरत भी नहीं है। लेकिन असद कैसर ने भी कहा कि जनाब वो तो हमें हम चाहते हैं कि इसको मुलतवी किया जाए क्योंकि ये आईनी पोजीशन है और वो नहीं पूरा नहीं है इलेक्टोरल कॉलेज। बहरहाल महमूद खान अचकजई साहब ने खत लिखा उनको, इलेक्शन कमीशन को। उसमें भी उनका यही कहना था, यही इस्तदलाल है कि चूंकि वो पूरा नहीं है तो इसलिए इसको मुलतवी कर दें इलेक्शन को, और इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करें। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया कि कल सुबह इलेक्शन होगा। कल इलेक्शन होगा, शाम तक नताइज सामने आ जाएंगे और नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी जो है वो ऐवान सदर में होगी। कब होगी ये हम आपको बताते हैं, वो इतवार के रोज होगी। इतवार के रोज शाम 4 बजे हल्फ बर्दारी की तकरीब है, और उस तकरीब में मुमकिन तौर पर आसिफ जरदारी, चूंकि उनको जो कैलकुलेशन है पीपल्स पार्टी की मेरे राय के मुताबिक, वो ये बताती है कि 496 का हाउस है, हाउस 496 का ही काउंट होगा इलेक्टोरल वोट का। उसमें से 401 इलेक्टोरल वोट इस वक्त तक जो है वो कहते हैं कि उनके पास मौजूद है, जो उनको बढ़ जाएंगे, और इसलिए वो इजीली सेल थ्रू करेंगे। पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि महमूद खान अचकजई जो आइन और जमहूरियत की बहुत बातें करते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पर कुछ रद्द-ए-अमल भी आया है निसार खोड़ो का। लेकिन बहरहाल महमूद खान अचकजई इस वक्त सियासत में है। हमेशा मैंने उनको देखा कि वो बड़े धड़ल्ले से अपनी बात करते हैं। उस रोज भी की उन्होंने बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू भी की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये मामला हो गया। अब इलेक्शन कल होने जा रहा है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सदर मुमलिकत तारिफ अलवी के हवाले से हम आपको ये बता दें कि इतवार के रोज तक वो ऐवान सदर में ही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतवार की शाम 4 बजे नए सदर से हल्फ लेंगे, मुमकिन तौर पर आसिफ जरदारी से हल्फ लेंगे, और उसके बाद आप आरिफ अलवी नए सदर के हवाले अपनी जिम्मेदारियां करके खुद सुबुकदोश हो जाएंगे और फिर रवाना हो जाएंगे। एक आध दो रोज शायद वो इस्लामाबाद में रहेंगे, उसके बाद कराची चले जाएंगे। मेरी इतला ये है। एक तो ये बात है। दूसरा नाजरीन, जो मामला है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक। वो खबर समझ लें। आप यूँ समझें कि देखिए 2 रोज़ हुए हैं, 3 रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय आई है रेफरेंस पर। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू है ऐवान सदर के हवाले से आसिफ जरदारी को सामने रखकर। आसिफ जरदारी वो शख्स हैं जिनके खिलाफ एक मेमो कमीशन बना था, उस वक्त के जनरल पाशा ने बनवाया था। वो मज़कूर एजाज अमेरिका में एक पाकिस्तानी है, जिन्होंने इल्ज़ामात कुछ आयद किए थे। उन्होंने पाक फौज के हवाले से कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे हुसैन हक्कानी पर, और फिर आसिफ जरदारी को इम्प्लीकेट किया गया था। मेमो कमीशन बना, उसने तहकीकात की, एक फैसला सुना दिया। उस मेमो कमीशन के सरबराह जो हैं वो थे जस्टिस काजी फाइज ईसा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर। और फिर वो चूंकि रद्द हो गया था, फैसला नहीं हुआ था, लेकिन उस सारी मूव का मकसद आसिफ जरदारी को हटाना था। अब वो आसिफ जरदारी अगर जीत जाते हैं तो फिर काजी फायद ईसा साहब उन्हीं से हेल्प लेंगे। काजी फायद ईसा ने जिनके खिलाफ मेमो कमीशन का को हेड किया था। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि रेफरेंसेस हमने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बताया था कि इसके पास जाएँगे तो वो लेकिन इसमें एक और बात भी है कि आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो कहा करती हैं कि जमहूरियत जो है वो एक ज़बरदस्त इंतकाम है। तो वो क्या कहते हैं कि जब डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज की मिसाल सामने आ रही है,
कि मेरी इतला ये है कि डिक्टेटर ज़ियाउल हक का बेटा, जिस पर पीपल्स पार्टी जिसे डिक्टेटर करार देती है और भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार कहती है, उनका शहादत इजाज़ुल हक मुझे पसंद है। वो अपनी गुफ्तगू की वजह से, अपने कंडक्ट की वजह से और साफ गोई से भी काम लेते हैं। उनका कसूर भी नहीं है अगर उनके वालिद ने कुछ किया है तो। वो लेकिन वो पीपल्स पार्टी को नापसंद करते हैं। ताहम वो नून लीग के इत्तेहादी बन गए हैं और नून लीग के इत्तेहादी के तौर पर मेरी इत्तला है कि वो आसिफ अली जरदारी को वोट करेंगे कल। अगर नहीं करते तो एक अलग बात है, लेकिन ये तारीख का अपना जब्र है या जमहूरियत का इंतकाम। अगर वो वोट करते हैं तो आप ये समझ लें। अब आते हैं नाज़रीन उस जानिब के जिन साहब के कत्ल के केस में भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, वो कौन थे? नवाब मोहम्मद अहमद खान उनका नाम था, जो अहमद रजा कसूरी साहब के वालिद थे। अहमद रजा कसूरी बड़े चैंपियन बनते, लेकिन नवाब मोहम्मद अहमद खान चूंकि नवाब थे, अंग्रेजों ने उनको मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया हुआ था, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का, जो चूंकि वो लॉ भी पढ़ा हुआ था उन्होंने और बड़े दौलतमंद आदमी थे। नवाब मोहम्मद अहमद खान ने गालबन 1936 में जब भगत सिंह को फांसी दी गई, तो भगत सिंह की फांसी के वक्त तमाम जो मैजिस्ट्रेट थे, गोरे मैजिस्ट्रेट्स ये नहीं चाहते थे कि वो डेथ वारंट पर साइन करें। लोकल मैजिस्ट्रेट का उनका ख्याल था कि साइन करें, क्योंकि इस तरह ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगा। लोकल मैजिस्ट्रेट्स जो थे वो सारे छुट्टी पर चले गए, हिंदू हो या मुस्लिम। नवाब मोहम्मद अहमद खान से बात की गई तो वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, मैजिस्ट्रेट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी खिदमत पेश की और उस पर साइन किए उनके डेथ वारंट पर, ब्लैक वारंट जिसे कहते हैं। और फिर एन 36 साल बाद, 30 साल बाद या 36 साल बाद, जितना भी अरसा बनता है, नवाब साहब जो हैं वो 1971 72 में मारे गए थे, 73 में शायद। बहरहाल जो भी मुझे उनका सन याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन वो उसी जगह पर शादमान चौक पर कत्ल हुए जहाँ फांसी घाट था। शादमान चौक एक जमाने में सेंट्रल जेल हुआ करती थी लाहौर की, और फांसी घाट जो उसका वो शादमान चौक था। हमने कहा ये बड़ी तारीखी एक हकीकत है, उससे आपको आगाह करते चले नाज़रीन। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।